जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RTE के बारे में। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटा होता है, तो इसलिए हम आज RTE के बारे में जानेंगे और इसके सारे फ़ायदे भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम RTE है क्या। तो 2009 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसको कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी कहा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार का जो ये एक्ट है, इसमें क्या है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो क्या है कि कैटेगरी और कोटा वाइज होते हैं। तो उसमें जो है जो ये शिक्षा का अधिकार यानी RTE है, ये भी एक कोटा है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कोटा है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। ये महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए जैसा कि आपको पता हो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बहुत सारे कोटाज होते हैं, जैसे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, उसके बाद OBC आ जाता है, SC, ST ऐसे आते हैं। तो एक RTE ये कोटा है जिसमें कि 25% सीट्स जो होते हैं रिज़र्व होती हैं ईच एंड एवरी सेक्शन में। और साफ शब्दों में कहूँ तो मैं आपको हर सेक्शन में जो है 10 सीटें सिर्फ RTE कोटा के लिए रिज़र्व होती हैं 40 में से। जैसा कि आपको पता हो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हर सेक्शन में 40 की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से 10 जो सीटें हैं केवल RTE कोटा के लिए रिज़र्व होती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कोटा उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में RTE कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज RTE कोटा के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि RTE कोटा के थ्रू केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 25% सीट्स रिजर्व होती हैं, जिसको कि हम अगर सीट्स के उसमें बात करें तो 10 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में रिजर्व होती हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर क्लास फर्स्ट में अगर 4 जो अगर सेक्शंस हैं तो उसमें 40 सीटें जो हैं सिर्फ RTE कोटे के लिए हो गई, यानी सेक्शन A, B, C, D सभी सेक्शंस में 10-10 सीटें सिर्फ RTE कोटे के लिए हो गई। उसके बाद बात करें तो कि कितने क्लास तक RTE कोटे के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक जो है बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के द्वारा। इसके बाद जो है बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स क्या रखे, बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे पास मैसेजेस भी किए हैं मेरे इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पर। उन्होंने सब ने एक ही सवाल पूछा कि सर RTE के फॉर्म कब आते हैं, इसके तहत कब हम एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको साफ और सीधे शब्दों में बता दूं कि जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहीं पर ऑप्शन मिलेगा आपको RTE के तहत चूज़ करने के यानी सेलेक्ट करने का। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगर आप RTE कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। इसके लिए कहीं से भी कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलता है, कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता है कि RTE के तहत एडमिशन हो रहे हैं। ये जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होते हैं सभी बच्चों के, तो वहीं पर उसी रजिस्ट्रेशन में आपको RTE के लिए वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो वहीं पर आपको उसको सेलेक्ट करना है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए होगा वो आपको भरने होते हैं। तो इसके बाद जो अगला जो RTE के लिए एक गाइडलाइन बनाया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RTE के तहत अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ नियम भी कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कि जो भी पेरेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जिस केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो अगर मान लीजिए कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं, मेजर सिटीज़ में रहते हैं, तो वो जो स्कूल है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपके घर का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर रेडियस के अंडर में होना चाहिए, मतलब अंदर में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और जो रूरल एरिया होता है यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होता है या अर्बन और मेजर सिटीज़ में नहीं आते हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में 8 किलोमीटर रेडियस का क्राइटेरिया रखा हुआ है, यानी कि स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस होगा वो 8 किलोमीटर रेडियस के अंडर में होना चाहिए। उसके बाद जो एक और फ़ायदा है RTE कोटे के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन कराने का, ये बता देता हूँ कि NCERT की बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जो NCERT की बुक्स आप जो खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए, नोटबुक्स खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के जो भी लगता है उन सबको आप क्लेम कर सकते हैं विद प्रॉपर बिल। लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है अगर उस स्कूल में
इसको लेकर के मतलब क्लेम करने को लेकर के अगर वहाँ पे फंड होगा तभी आपके बिल्स वगैरह क्लेम हो पाएंगे। इस बात का पक्का ध्यान रखें। ये मैं आपको सारी बातें जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में बोला है उन सबको पढ़ करके स्टडी करने के बाद ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मन से बता रहा हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ। ये सारी बातें लिखी हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन की गाइडलाइन में लिखी हुई है। आप चाहें तो आप भी जा करके केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन को गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको और भी स्पष्ट रूप से सारी बातें पता चल जाएंगी। यहाँ पे मैं कुछ खास बातें बताता हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक और चीज़ है, मान लीजिए कि जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पे, जब आप वहाँ पर अपने बच्चे के लिए जब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ जब आप एड्रेस प्रूफ भरेंगे, यानी कि अपने घर का एड्रेस लगाएंगे, वही सेम एड्रेस आपको, अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो आपको सेम एड्रेस आपको स्कूल में जमा करना होता है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई और एड्रेस मेंशन कर दिया और आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया, फिर आप वहाँ पर ले जाके कोई और ही मतलब एड्रेस प्रूफ वहाँ पे दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है और आप कोई और एड्रेस प्रूफ ले जाके देते हैं तो इस कंडीशन में भी आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एड्रेस होंगे तो वहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूँ आप सभी पेरेंट्स को कि लास्ट ईयर या उससे पहले साल भी, पिछले साल भी बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे और उन्होंने एक गलती की थी, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था कि वो स्कूल से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहते थे। उन्होंने क्या किया कि एड्रेस प्रूफ तो लगा दिया उन्होंने अपना जहाँ पे भी प्रेजेंट में रह रहे थे। उसके बाद जब उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल के पास में 1-2 किलोमीटर रेडियस के अंडर में उन्होंने रूम ले लिया और रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे ले जाके मतलब एड्रेस प्रूफ के तौर पे वहाँ पे दे रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। तो इस बात का पक्का ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी आप ना करें जो कि मतलब स्कूल में एक्सेप्ट ना किया जाए और आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आए और आपका बच्चे का एडमिशन फिर भी ना हो पाए। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। और एक और ख़ास बात बता देता हूँ आप सबको, जो कि आरटी के तहत उन बच्चों को फ़ायदा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन आरटी कोटे के थ्रू हो गया है और उस बच्चे को मतलब उसका कहीं और ट्रांसफ़र, मान लीजिए कि पेरेंट्स जो है कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करा लेते हैं स्कूल में, मतलब एक केवी से दूसरे केवी में अगर ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो वो क्या होता है कि बच्चा वो तब भी आरटी कोटे में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि रुड़की में जैसे कि एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वो वहाँ पर आरटी कोटे में पढ़ रहा है, उसके बाद देहरादून चला गया या कहीं और पठानकोट या कहीं और चला गया तो वहाँ भी वो आरटी कोटे में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका कोटा चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम कोटा में ही रहेगा। और जो बच्चे को मुफ्त शिक्षा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मिल रही थी वो ट्रांसफ़र होने के बाद जो नए स्कूल में जाएगा वहाँ भी सेम कंटिन्यू होगा, वहाँ भी उसको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, जो भी बच्चे आरटी कोटे के थ्रू अपने मतलब पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आरटी कोटे को लेकर के। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि सारे पॉइंट्स को इसमें मैं कवर करूं। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया होगा और आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं मतलब कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि आरटी कोटे के लिए मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन आते हैं आरटी कोटे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी फैमिली जिनका की इनकम मतलब एनुअल इनकम 3.5 लाख या उससे कम है वो सभी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और बता दूं कि जो बीपीएल का आपका सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी जगह से नॉर्मली पेपर पैड पे कहीं से भी आपने सैलरी स्लिप वगैरह लगा दिए तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक और ख़ास बात बता दूं आपको कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में लिखा है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी दस्तावेज बना दिया कि हाँ मेरे इनकम सर्टिफिकेट है, मेरी 3.5 लाख से कम है, ये आप ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना होना चाहिए, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना होना चाहिए। इस टॉपिक को लेकर के मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो बीपीएल सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है कहाँ से बना होना चाहिए, किसके द्वारा बना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं लास्ट में दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको टाइम लगे तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन की गाइडलाइन को ज़रूर एक बार पढ़ लें रजिस्ट्रेशन से पहले, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे कि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन ना हो पाए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलतियाँ करते हैं कि जिस कैटेगरी या कोटा में नहीं आते उससे अपने बच्चे
बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जब लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है और जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए स्कूल में बुलाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते हैं। ये गलतियाँ कर देते हैं पेरेंट्स और खामियाजा उनके बच्चे को भुगतना पड़ता है कि एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। और दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल से रिलेटेड, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो जाए। एक और ख़ास बात, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं पूरे साल वीडियोस बना सकूँ, लेकिन जैसे ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का टाइम आता है तो मैं वीडियोस बना करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग गलती ना करें एडमिशन को लेकर के। एडमिशन को लेकर के मैंने पहले ही प्रॉब्लम बहुत फेस किया था जब मैं किसी का एक एडमिशन कराने गया था और मुझे सही से जानकारी नहीं होने के कारण एक्चुअल में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने एडमिशन की गाइडलाइन में लिखा था उसके तहत जो वैकेंसीज थी फुल हो गई थी या कुछ कोटा वगैरह को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं, ताकि और ख़ासतौर पे मैं एडमिशन के टाइम पे ही वीडियोस बनाता हूं। पूरे साल मेरे पास एक्चुअल में टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।